को। आइए पालिया साहब भी हमारे साथ है तैयार। सुप्रभात पालिया साहब, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो पिक ऑफ द डे रहेगी ज्योति लैब। ये स्टॉक में देखें तो जिस तरीके से पिछले दिनों में बाइंग एक्शन देखने को मिला है, थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है जहां पे हायर हाई लो फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक अपने सारे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। और मंथली चार्ट पे देखें तो एक इसने कंसोलिडेशन रेंज का मल्टी मंथ ब्रेकआउट भी यहाँ पे करते हुए दिखा है। हमें लगता है ये स्टॉक को यहाँ पे बाय करना चाहिए। अपसाइड के टारगेट हम यहाँ पे 218 220 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 199 का। तो ज्योति लैब बाय करने की सलाह रहेगी। ओके, तो ज्योति लैबोरेटरीज यहाँ पर करें आप खरीदारी 215 220 के टारगेट्स के लिए। तो ढेरों स्टॉक्स हैं और आज फिर से हम देख रहे हैं कि सारी की सारी बाय कॉल्स ही हैं हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। हिंडाल्को नाल्को तो सेठी साहब ने कवर कर दिया। एक बार वेदांता पर भी राय ले ली जाए क्योंकि एल्यूमिनियम के प्राइसेस में जो उछाल आया है इसका फायदा वेदांता को भी मिलेगा। सिमी जी चार्ट्स पर वेदांता जरा देखें, इस पर क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स निकलेंगे? कल डेज हाई पर यह भी बंद हुआ था। अच्छा चार्ट है दीपांशु। मुझे लगता है कि कल का जो लो था वो लो अगर आज सुबह का वीकनेस में अगर होल्ड हो जाता है, 280 क्रिटिकल सपोर्ट है और ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है। 280 का सपोर्ट अगर होल्ड होता है तो 295 से 300 का टारगेट तो मिनिमम दिस में देखने को मिल सकता है। तो ये तो मेरा एक या दो ट्रेडिंग सेशन का नजरिए से मैंने व्यू दिया, पर ओवरऑल अगर जुलाई महीने में जो बॉटम इसने बनाया था उसके बाद से ये स्टॉक अप ट्रेंड में ही है। तो पूरा सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहा है और मुझे लगता है कि अगर कोई भी कारण से 300 के ऊपर जाके ये स्टॉक 2-3 ट्रेडिंग सेशन क्लोज दे पाता है तो 320-25 का भी लेवल इसमें देखने को मिलना चाहिए शॉर्ट टर्म में। चार्ट काफी शानदार है। मुझे लगता है कि शायद इस स्टॉक ने एक बॉटम फॉर द टाइमिंग बना दिया है। बॉटम बन चुका है और अब अच्छा एक्शन आना चाहिए। आज तो खबर का भी सपोर्ट इसको रहेगा। कमोडिटी से जुड़ी एक और कंपनी कोल इंडिया, किरण जी जरा इस पर एक बार अपनी राय दें। सर हमारी खबर पर मुहर भी लगी है। BHEL, IOC, गेल और कोल इंडिया इन्होंने कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट के लिए MOU साइन किया है। कल भी थोड़ा एक्टिव था, 3% ऊपर बंद हुआ है कोल इंडिया। आज के लिए किरण जी कोल इंडिया के लेवल सर। किरण जी ऑडियो म्यूट हो गया सर। सॉरी देखिए शानदार चार्ट पैटर्न है। पिछले 3 दिन के करेक्शन के बाद कल वापस एक बार एक अच्छा मूव अच्छे वॉल्यूम के साथ आया। तो मेरा मानना है कि मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। मेरे टारगेट्स 240 245 के देखने को मिलेंगे अगले 1-2-3 दिन में। तो मेरा मानना है कि लॉन्ग पोजीशंस बनाने चाहिए। अब लॉन्ग पोजीशंस के लिए मेरा स्टॉप लॉस 230 का रहेगा जो कि ₹2 नीचे है। तो इधर बाय करने की सलाह है। ओके तो ये है आपके लिए कोल इंडिया। कमोडिटी से जुड़े स्टॉक्स यहां पर आपको आज एक्शन आते हुए दिख सकता है। और कहां पर रहेगा बाजार का एक्शन खुलने की तैयारी है? आज रुपया कैसे परफॉर्म करेगा? 2 दिनों से तो स्टेबल रहा है। आइए जानते हैं ये सब, करते हैं शुरुआत फर्स्ट ट्रेड की हेडलाइंस के साथ। हल्की कमजोरी के साथ शुरुआत की है तैयारी करते हुए भारतीय बाजार। आज है हफ्ते की एक्सपायरी का दिन और ढेर सारे ग्लोबल संकेतों के बीच में कमजोर खुलने के बाद कहां लेंगे सपोर्ट और रिकवरी करेंगे तो कितना और होगी रिकवरी कितनी टिकाऊ? ओहो सवाल ढेर सारे हैं। आइए करते शुरुआत फर्स्ट सेट की। स्वागत है आप सबका। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी फिलहाल सिर्फ डाउ फ्यूचर्स पॉजिटिव दिख रहे हैं, उसके अलावा और कुछ पॉजिटिव नहीं है। एशिया की अगर आप बात करें आधे से 1% की गिरावट अक्रॉस एशियन मार्केट्स आपको दिखेगी। SGX की बात करें सुबह से ही सुस्त है, 60-70 अंक नीचे SGX भी आपको दिख रहा है। तो रिकवरी आ सकती है ओपनिंग के बाद, बट ओपनिंग पर तो हमें नेगेटिव संकेत ही दिख रहे हैं। और रुपए पर भी रखिए नजर। डॉलर इंडेक्स लगातार मजबूत रहा है। येन 24 साल के निचले स्तर पर है। हमारा रुपया 2 दिनों से एकदम स्टेबल है, फ्लैट क्लोजिंग दिखा रहा है, होल्ड आउट कर रहा है। आज कैसा एक्शन रहेगा ये भी आपके लिए होगा इंपॉर्टेंट। आइए एक बार देख लेते हैं ट्रेडर्स डायरी की दमदार रिकमेंडेशंस। कौन से स्टॉक्स की हैं रेकमेंड? आज की कॉल्स आपके लिए आ रही हैं कुशल और आशीष की तरफ से। कैश का स्टॉक लिस्ट में स्पार्क 240 रुपए का लक्ष्य है। हिंडाल्को के फ्यूचर्स में खरीदारी करेंगे और नाल्को 71 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे क्योंकि एल्यूमिनियम की कीमतों में 5 से 7% का बड़ा उछाला है। साथ में टेक्निकली पसंद आ रहा है। सन फार्मा 7 साल के उच्चतम स्तर पर ट्रेड कर रहा है।
फंडामेंटली कोल इंडिया में बड़ा रीरेटिंग की पॉसिबिलिटी है, 270 रुपए का लक्ष्य है। निवेश के लिहाज से खरीदेंगे ब्लू स्टार और खबरों का असर देखने को मिलेगा। ओएनजीसी में शॉर्ट पोजीशंस लेंगे। सीएसबी बैंक में आएगी तेजी। केपीआर मिल 570 का लक्ष्य और वेदांता में 295 रुपए का लक्ष्य है। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्वेक्शन सबसे ज्यादा है ऑप्शंस के ट्रेड नाल्को में। यहां पर अगर आप देखें तो खरीदारी करके चल सकते हैं। 71 रुपए की कॉल ऑप्शन में 2 रुपए 70 पैसे के लक्ष्य के लिए। चलिए, मेरी तरफ से कैश सेगमेंट में वरुण बेवरेजेस पसंद आ रहा है। पेप्सिको के दमदार नतीजे आते हुए दिखे हैं। साथ ही फ्यूचर्स कैटेगरी में एचसीएल टेक जो बीट एस्टिमेट से बेटर नंबर्स आए हैं, उस वजह से खरीदारी करके चलिए। पर विप्रो के कमजोर नंबर के बाद इसका पुट ऑप्शन आप खरीद कर चल सकते हैं। एसबीआई चार्ट स्ट्रक्चर पर बेहद अच्छा लग रहा है। साथ ही रेन इंडस्ट्रीज एल्यूमिनियम से जुड़ा हुआ स्टॉक है, यहाँ पर भी फोकस रखिए। इनफैक्ट इंडियन होटल्स अगले 6 महीनों के लिए 400 रुपए के टारगेट दिखा सकता है और खबरों के दम पर महाराष्ट्र सीमलेस आपको आज चलता हुआ नजर आएगा। माई चॉइस कैटेगरी में मोंटी कार्लो खरीदिए। अपोलो टायर्स कच्चे तेल में गिरावट का फायदा इसको मिलेगा, पर खराब ब्रोकरेज रिपोर्ट आती हुई दिखी है जेफरीज की तरफ से डेविस लैब पर, तो यहाँ पर आपको बिकवाली करनी है। इन सब में आज के लिए बेस्ट पिक बन रहा है विप्रो का। 410 रुपए का पुट ऑप्शन खरीद कर चलिए। नतीजों के बाद एडीआर लगभग 3.5% तक गिरता हुआ नजर आया था। तो ये थे ट्रेडर्स डायरी के दमदार अपडेट, और अपडेट एक बार फिर से देख लीजिए हमारे एक्सपर्ट्स की पिक्स के भी, अगर आपने मिस कर दिया तो। आज एस्टेक लाइफ पसंद है बंसल जी को और भेल पसंद है कुणाल जी को। सुमित बगड़िया साहब M&M खरीदना चाहते हैं, अगर थोड़ा नीचे मिले तो और भी बेहतर। और हिंडाल्को पर बुलिश है सेठी साहब बुलिश हिंडाल्को के अलावा नेल्को और वेदांता पर भी है। केपीआईटी टेक ये आईटी कंपनी पसंद है सिमी जी को। और ज्योति लैब पर खरीदारी की राय राजेश बालिया साहब की तरफ से। ओके, कई सारे काउंटर्स हैं यहाँ पर, बाय कॉल्स ऑल आपके लिए आ रही हैं। और सिर्फ से आपको तो कई सारे और स्टॉक्स पसंद है। इन्फी, एचसीएल टेक, जेके सीमेंट, नाल्को, ये सारे काउंटर्स भी आपके रेडार पर रहने चाहिए। ओपनिंग से पहले कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर ने लिए नजर। सेल, सुमित जी एक क्विक व्यू सेल पर भी। मेटल स्टॉक्स आज वैसे फोकस में रहेंगे, बट जो इनका भद्रावती स्टील प्लांट है उसके विनिवेश पर सरकार ने रोक लगा दी है। बिडर से वैसा इंटरेस्ट नहीं मिला जैसा सरकार को चाहिए था। चार्ट्स क्या कहती हैं सर सेल की? दीपांशु, फिलहाल तो सेल साइडवेज में ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है 72, 75 के पास। ऊपर में जो रेजिस्टेंस है 83 से लेके 85 के पास। ये इधर साइड ब्रेकआउट के अंदर बड़ा मूव बनेगा। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक ये साइडवेज मूव में ही रहेगा। हाँ, नीचे में जो सपोर्ट मिल रहा है वो अच्छा सपोर्ट है 72-75 के आसपास। तो अगर कोई डिप आता है तो लोअर लेवल्स पे सेल के अंदर खरीदारी की जा सकती है। और ऊपर में 85 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 85 के बाद ही इसके अंदर बड़ा मूव बनेगा, नहीं तो ये ऐसे ही साइडवेज थोड़ा दिन और ट्रेड करेगा। ओके, तो ये है आपके लिए राय सेल पर। मेटल स्टॉक्स आज फोकस में रहने वाले हैं। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है, और हाँ 430 अंक दिखा दी मुझे निफ्टी नीचे। अभी भी 220 दिख रहा है, बीच में फिर 329 दिखा था, अब 180 नीचे दिख रहा है। और सेंसेक्स 170 अंक ऊपर दिख रहा है। तो सेंसेक्स और निफ्टी अलग अलग दिशाओं में भ्रमण करते हुए अब आ गए हैं एक ही डायरेक्शन में आने की तैयारी में। 145 अंक नीचे अब आपको दिखेगा निफ्टी, और 360 अंक नीचे दिखेगा सेंसेक्स, जो कि सही लेवल्स नहीं है। थोड़ी देर में आपको मिलेंगे सही लेवल 17,040 के आसपास। एसजेक्स है 65 अंकों के नुकसान के साथ। डाउ फ्यूचर्स 50 पॉइंट ऊपर हरे निशान में इस वक्त आपको दिखेंगे। करेंसी मार्केट की हो चुकी है शुरुआत, और साथ ही साथ हो चुकी है शुरुआत कमोडिटी बाजार की, जो आपको बता रहे हैं दीप। 2 पैसे मजबूत खुला है अनिल जी, अच्छी बात है। रुपया 2 दिनों से एकदम स्टेबिलिटी आपको दिखा रहा है। जो रिकवरी थी एक दिन 36 पैसे की इंट्राडे, उसके बाद से कल बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार हुआ। आज भी आपको स्टेबिलिटी ही दिख रही है। ओपनिंग पर 2 पैसे मजबूत खुला है रुपया। आप देखते हैं थ्रू द डे ये गेंस रुपया होल्ड कर पाता है कि नहीं। अभी 4 पैसे मजबूत हो गया है आपकी स्क्रीन पर। कच्चा तेल ये लगातार 3 दिनों से गिर रहा है, और हमारे लिए भी राहत की बात है। 77 का लेवल पहुंच चुका था, वहां से अब 7200 के नीचे आया है कच्चा तेल। तो इसमें नरमी आपको दिख रही है लगातार, वो अच्छा संकेत है। नेचुरल गैस में नरमी दिख रही है, आज भी सुस्ती ही नेचुरल गैस में आपको बनती दिखेगी। तो तेल और गैस दोनों ही इस समय स्टेबल हैं, सुस्त हैं। 51,000 के नीचे है गोल्ड। कुछ बड़ा एक्शन इसमें नहीं हो रहा है, एक बहुत ही मामूली दायरे में कारोबार हो रहा है। और सिल्वर भी एकदम फ्लैट है, सिर्फ 1 रुपए की गिरावट आपको सिल्वर पर दिखी है। तो बिल्कुल कोई एक्शन ना ही सिल्वर पर दिख रहा है। और बेस मेटल्स की बात करें तो कल की धुआंधार तेजी के बाद आज एल्यूमिनियम थोड़ा स्टेबल दिख रहा है, करीब 1.5% नीचे खुला है। कल इंट्राडे में 7% का उछाल आपने देखा था, बट बाकी बेस मेटल्स में हल्की फुल्की खरीदारी है। जिंक और लेड पॉजिटिव आपको दिख रहे हैं, कॉपर में भी एक्शन नहीं बन रहा है। तो एल्यूमिनियम कल की तेजी के बाद आज फिसलता हुआ, बाकी बेस मेटल्स में हल्की खरीदारी। बट ऑयल एंड गैस, गोल्ड और सिल्वर ये चारों के चारों आपको सुस्त दिख रहे हैं, कोई बड़ा एक्शन इनमें नहीं है इस समय। तो मूव ज्यादा नहीं आ रही है जहां तक इस पूरे बाजार का सवाल है।
आइए स्टॉक्स पर कर रहे हैं हम हमारे एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा, और सेठी साहब से भी लेनी है वरुण बेवरेजेस पर राय। सेठी साहब, पेप्सी के कल ग्लोबली नतीजे जारी किए गए, अच्छे नतीजे थे, अनुमान से बेहतर, गाइडेंस भी उनकी अच्छी आई है और इंडिया की परफॉर्मेंस भी उनकी अच्छी रही है। डबल डिजिट ग्रोथ दिखी है, वॉल्यूम ग्रोथ 11% की रही है पेप्सी की इंडिया में। ग्रोथ गाइडेंस इन्होंने 10% से बढ़ाकर 12% की है ग्लोबली। क्या राय रखते हैं सर वरुण बेवरेजेस पर जो इसका इंपैक्ट आ सकता है? की कंपनी है और पेप्सी का बॉटलर है, भारत में ही नहीं बल्कि इसके अलावा 5 और देशों में ये कंपनी काम करती है पेप्सी के लिए। एक डेफिनेटली एक अच्छा स्टॉक है और आज ये जो खबरें हैं बिल्कुल पॉजिटिव है और ये स्टॉक वैसे भी अच्छा लगता है। हाल ही में एक स्पेशल शो के दौरान भी इस पे चर्चा हुई थी, वहां पे भी मेरी खरीदारी करने की सलाह थी। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से अच्छा अपसाइड दिखाएगा, जिनके पास है उनको बने रहना चाहिए। बाकी अगर कोई गिरावट आती है, आज तो चूंकि पॉजिटिव खबरें हैं तो और सेंटिमेंटली अच्छा रहेगा, बट कोई भी गिरावट में खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय। जहां तक सवाल है वरुण बेवरेजेस का, नजर रखते हैं इस पर और गिरावट आए तो खरीदारी का मौका ढूंढे। एक बार चार्ट्स पर भी राय ले लीजिए। कुणाल जी, चार्ट्स पर क्या व्यू है वरुण बेवरेजेस सर? देखिए, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है दीपांशु, जैसे मेरे ख्याल हम लोग कल भी इसकी चर्चा कर रहे थे, तभी भी मैंने कहा था कि एक मेजर लेवल है और उस लेवल से ही हमने कल इसमें बाउंस आता हुआ देखा। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर मजबूत है, स्टॉक लगातार आउट परफॉर्म करता रहा है। बड़ा सपोर्ट मुझे 1040 के आसपास नजर आता है। 1040 के नीचे गया तभी कोई टेंशन लेनी चाहिए, अन्यथा बने रहे स्टॉक दोबारा से 1150-1200 के लेवल्स आपको दिखाए। बेवरेजेस ये आपको इंपैक्ट दिखा सकता है, इस पर रखिए नजर। मार्क्सन्स फार्मा ये भी एक्शन में रह सकता है। पालिया साहब, जरा मार्क्सन्स फार्मा इसका चार्ट पर नजर डालें। 50 रुपए के आसपास का भाव है। 800 करोड़ की प्रति साल यूनिट्स बनाने वाली कैपेसिटी का बढ़ाने का प्रस्ताव इन्होंने किया है। 200 करोड़ का केपेक्स करने वाले हैं। 2 साल में ये एक्शन लिया जाएगा। चार्ट देखें सर एक बार। तो दीपांशु जी, ओवरऑल तो ट्रेंड अभी वीक ही लग रहा है, लेकिन हमने देखा है कि लास्ट 2-3 सेशन से देखें तो स्टॉक एक लोअर साइड पे बाइंग इंटरेस्ट जरूर दिखा रहा है। अगर आज के सेशन में ये स्टॉक 51-52 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होता है तो यहाँ पे अप मूव एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है, जो कि इसको 56 रुपए 57 रुपए की तरफ लेके जा सकता है। करंट लेवल पे जिनके पास भी पोजीशन है या जो ऑलरेडी यहाँ पे करंट लेवल पे बाय भी कर रहे हैं, उनके लिए स्टॉप लॉस होगा 4650 का। ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल ब्रेकडाउन नहीं होते तो स्टॉक में एक अपसाइड के मोमेंटम आते हुए दिख सकते हैं 56-58 रुपए तक। आपके लिए मार्क्सन्स फार्मा जिस पर रखनी है आपको नजर। देखते हैं आज कैसा रिएक्शन इस काउंटर पर भी ट्रेड में आपको आते हुए दिखेगा। मोंटे कार्लो फैशंस यहां पर नजर डालिए, इनके अपडेट्स हैं। बंसल जी, जरा एक बार नजर डालें इसके चार्ट पर। अब तो विंटर सीजन भी शुरू हो रहा है तो ये स्टॉक फोकस में भी आ जाता है। बट मोंटे कार्लो Q2 अपडेट, आय 5% बढ़ी है साल दर साल। अच्छी ग्रोथ इनकी रही है और प्री कोविड लेवल से या कोविड के बाद के लेवल से देखें तो 63% ग्रोथ आई है। फर्स्ट हाफ में भी इन्होंने अच्छी ग्रोथ दिखाई है और अब तो ऑफ कोर्स कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक भी है। चार्ट्स क्या कहती है सर मोंटे कार्लो? दीपांशु, चार्ट्स तो नेगेटिव है। एक नेगेटिव क्रॉसओवर यहाँ देखने को मिला हुआ है। एक ही चीज पॉजिटिव है कि 720 के अराउंड एक मेजर सपोर्ट है, तो जिनके पास है 720 के स्टॉप लॉस से बने रहे हैं। दीपांशु, नई खरीदारी नहीं करेंगे। ऊपर में 770 775 एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है। जब तक ये हर्डल ऊपर में क्रैक नहीं होगी, नई खरीदारी की राय नहीं है। तो नई खरीदारी के लिए वेट एंड वॉच करना चाहिए। 720 के लेवल्स अगर नीचे में क्रैक होते हैं तो निकलने की राय होगी। यह है आपके लिए मोंटे कार्लो। ऊपरी स्तरों पर निकलने की राय है, इतना ज्यादा कन्विक्शन नहीं दिख रहा है इस पर, जहां तक बंसी जी का सवाल है। सेठी साहब, वेरांडा लर्निंग ट्रैक करते हैं इसे? जो खबर आई है जेके शाह एजुकेशन का ये अधिग्रहण करने वाले हैं, बड़ी डील है इनके लिए। करीब 338 करोड़ में 76% हिस्सेदारी खरीदी जाएगी। कोई राय रखते हैं इस पर सर? नहीं, बिल्कुल दीपांशु, देखिए अच्छी क्वालिटी की कंपनी है। हालांकि इस स्पेस ने बहुत पैसे बना के नहीं दिए लोगों को, बट फिर भी मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा। और आज जो खबरें हैं जेके शाह क्लासेस को ये एक्वायर कर रहे हैं, जहां से अनिल जी ने भी क्लासेस करी है, और अनिल जी के अलावा कुमार मंगलम बिरला, फिर कोटक के शायद नीलेश शाह जी ने भी इससे ही पढ़ाई करी है। मुझे लगता है पीयूष गोयल जी ने भी करी है, आज पता चला मुझे। तो मुझे लगता है ये स्टॉक आज इस खबर के ऊपर अच्छा करना चाहिए। और वैसे भी विद इन द स्पेस एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है जिसको होल्ड करना चाहिए। आपको कैसे पता इन सब लोगों ने किए सेठी साहब? आपकी स्टेक कंपनी में? सुबह उठने के बाद जब इंडिया के सबसे नंबर 1 चैनल पे आना होता है तो रात भर की जो खबरें हैं उन सबको डिटेल्स में देखना पड़ता है जी। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, तो उसके जी पूरी पढ़ाई करके आते हैं अनिल जी।
अच्छी बात है। तो आगे से हम सवाल आपको स्टॉक पे पूछेंगे नहीं, इधर उधर से ही पूछेंगे। कि जब आदमी इतनी पढ़ाई करके आ रहा है, नहीं जब आदमी इतनी पढ़ाई करके आ रहा है तो उसका यूज तो होना चाहिए ना सेठी साहब। आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो याद रखना। अच्छा, एक और वो खबर आई थी ना आज, कौन सी गॉडफ्रे फिलिप्स को लेकर क्या खबर थी? जरा खबर बताइए एक बार, सेठी साहब से सवाल पूछना है उसमें एक मिनट। उन्होंने अपनी एक सब्सिडरी कंपनी में कुछ हिस्सेदारी वगैरह खरीदी है। हम जरा एक ही मिनट दीजिएगा सेठी साहब, जो खबर मैं आपको बता दूं, ताकि ऐसा ना लगे कि आपको मैंने वो रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं किया, बराबर ना। पहले खबर बता देना जरूरी है, और खबर बताने के बाद हम, ये भगवान एक, हाँ, कंपनी ने विष्णु एंड कंपनी ट्रेडमार्क्स प्राइवेट लिमिटेड अपनी होली ओन सब्सिडी के च्यूइंग बिजनेस के ट्रेडमार्क नॉन कोर एसेट जैसे लीज होल्ड लैंड्स के राइट्स बेचे, 80 करोड़ में बेचे। इन्होंने अपनी सब्सिडी के राइट्स बेचे हैं 80 करोड़ में। गॉडफ्रे फिलिप्स पर आपकी राय सर? देखिए अनिल जी, स्टॉक बहुत अच्छा है। ये खबर तो छोटी है कंपनी के साइज के हिसाब से, बट अच्छी क्वालिटी की कंपनी है और स्टॉक पे मैं बुलिश हूँ। अपने हाइट से अच्छा खासा करेक्ट होया हुआ, मुझे लगता है ये पूरा सेक्टर ही अच्छा कर रहा है, तो इस स्टॉक में भी बिल्कुल बने रहने की सलाह। मीडियम से लंबी अवधि में यहाँ से अच्छा अपसाइड देखने को मिलेगा। रिसर्च बताओ अब इसमें। नहीं अनिल जी, इसमें कोई रिसर्च कुछ नहीं। कैसे नहीं? कौन सा ब्रांड बेचा है वही तो पूछा। इन्होंने च्यूइंग बिजनेस, च्यूइंग क्या करेंगे? च्यूइंग मतलब च्यूइंग टोबैको जो होता है, पान मसाला टाइप। हाँ। कौन सी ब्रांड है बताओ? अनिल जी नहीं मालूम। बंसल जी, कुणाल जी, किसी को जैन साहब को भी नहीं होता, मैं पक्का बता रहा हूँ। अभी बता दो, होगा तो जैन साहब अभी 1 सेकंड में मुझे SMS करके बता देंगे, व्हाट्सएप करके। पान पसंद। अच्छा, पान पसंद, वो पान मसाला जो आता है ना, पान पसंद, वो उसकी हाँ उसकी राइट्स बेचे। ये अपने को पता भी नहीं था गॉडफ्रे फिलिप्स में पान मसाले का भी बिजनेस है। नहीं पता था ना अपने किसी को, आइडिया था। जी कुणाल जी। अनिल जी, जहां तक मुझे याद पड़ता है अनिल जी, पान पसंद तो वो टॉफी आती थी अनिल जी। पान पसंद च्यूइंग टोबैको थोड़ी है वो पान मसाला भी तो है ना। है आप ट्राई करके देखो। बिल्कुल। और पान पसंद तो आती थी, वो टॉफी आती थी। उसमें जो वो जो इसकी ब्रांड एम्बेसडर थी, अर्चना जोगरेकर। पान का स्वाद, गजब की मिठास, याद आया? नहीं, टॉफी तो खाई ऐड। अरे टॉफी से ज्यादा मुझे ऐड में था। हाँ, उन्हें याद है, शादी और तुमसे कभी नहीं। ये वो वाली पान पसंद खाना, शादी और तुमसे कभी नहीं। अच्छा, ये वो ये याद आया कुणाल जी? अब अनिल जी, अनिल जी, जी अनिल जी, ये ऐड आपको इतना अच्छा लगा अनिल जी? कभी ऐसा हुआ है कि अनिल जी आपके साथ किसी ने ऐसा बोला हो, शादी और तुमसे कभी नहीं? ऐसा भगवान की दया से ऐसा नौबत आया, उससे पहले ही मेरे पिताजी ने कर डाली मेरी शादी। तो बच गया। लेकिन ये हमारे जमाने के हैं एक्चुअली, जो आई एम श्योर कि जैसे सुमित जी का तो कोई लेन देन ही नहीं है। सुमित जी तो ऐसा देख रहे नीचे, जैसे एक जनरेशन बाद पे रहे। सुमित जी, आप में हमारे में इतना फर्क है? नहीं अनिल जी, मैं भी सुन रहा हूँ। थोड़ा सा काम कर रहा था इसलिए नीचे देख रहा था, बाकी मैं भी सुन रहा हूँ। ठीक है, मेरे ख्याल है कि बहुत ज्यादा गैप हो तो फिर सुमित जी के जमाने, आपके जमाने के भी बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास है, थोड़ी देर में आएंगे आपके पास। ये वाली ऐड याद है? याद आ गई ना? ये ऐड याद है, अर्चना जोगलेकर थी। ये ऐड याद है, काफी पॉपुलर थी। जी। एनीवे, रेट्स हो गए सेटल और स्टॉक्स पर भी राय लूंगा। एक बार ओपनिंग पर राय दे दें अनिल जी। 17,100 के नीचे 36 पॉइंट नीचे निफ्टी खुल रहा है। 160 अंक की गिरावट के साथ बैंक निफ्टी 38,960 के लेवल पर। क्या राय है अनिल जी ओपनिंग पे? 17,087। तो डीप थोड़ा वेट करेंगे। खरीदने की अपनी जो जगह है वहीं खरीदना है, और वो खरीदने की जगह है 17,025 से लेकर 16,950 के बीच में। हल्की फुल्की सपोर्ट रेंज है 17,065, 17,075 के आसपास, वहां तक तो आ ही जाएगा। यानी कि यहाँ से 20 पॉइंट नीचे तक की जगह तो है ही है। तो या तो बहुत एग्रेसिव आपको लेना ही है तो वहां लें, और अदरवाइज 17,025, 16,950 की रेंज का इंतजार करें। बैंक निफ्टी कहाँ खोल रहे हैं आप? 38,950, वही जिस लेवल की हम बार बार बात कर रहे हैं। 38,800, 825 के आसपास पहले शुरुआत करें, उससे पहले नहीं। फिर 38,725 और 38,600 की रेंज में। तो 38,600, 800 ब्रॉडली इस रेंज में आपको धीमे धीमे एक्यूमुलेट करना है। तो थोड़ा और नीचे आ जाए तो बेहतर है, और खुलने के बाद अगर थोड़ा ना गिरे, थोड़ा ऊपर आ जाए एक बार,
तो ऊपर में आप हल्की भी कर सकते हैं पोजीशन। तो मेरे ख्याल से इंतजार करके आराम से ले लेवल से मिल जाएगा, ऐसा कोई हड़बड़ी मुझे नहीं लग रही कि ना मिले, और नहीं मिला नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ता है। तो चांस तो देगा मार्केट, चांस देगा, और खुल के पहले ऊपर आ जाए तो वहां पर थोड़ा आप एक बार हल्का करके वापस नीचे का इंतजार करें। तो खरीदने की जगह मैंने आपको बता दी 16,950, 17,025 और बैंक निफ्टी पर 38,600, 38,800। ओके, तो ये है आपके लिए राय ओपनिंग पर। बाय द वे, जो एनालिसिस रही अनिल जी एकदम सटीक रही एचसीएल टेक और विप्रो की। एचसीएल टेक 2% ऊपर खुल रहा है, विप्रो 5% नीचे खुल रहा है अनिल जी। ओह, विप्रो का तो गिरना तय था। बात सही है, कट्स आ रहे हैं दोनों पर। करेक्ट। चलिए, तो विप्रो एचसीएल टेक का रखिए नजर। हिंडाल्को जो सेठी साहब कह भी रहे थे, टॉप गेनर है, निफ्टी का 2.5% की तेजी के साथ ही खुलते हुए दिख रहा है। एमएनएम यहाँ पर भी अच्छा मोमेंटम है, सुमित जी की पिक यहाँ पर भी कमाल दिखा रही है। एक बार विप्रो के चार्ट्स पर राय ली जाए। पालिया साहब जरा देखें, विप्रो का काउंटर 5% नीचे सीधा खुल रहा है सर। अब अगला सपोर्ट कहां पर आता है इसका सर? तो दीपांशु जी, अगर ये 5% नीचे खुल रहा है तो जो स्टॉक ने प्रीवियस जो लो बने थे उसको भी ब्रेक डाउन करते हुए दिखेगा। अगर ये 390 के नीचे सस्टेन होता है ओपनिंग के बाद तो फर्दर यहाँ पे डाउन साइड ओपन होते हुए दिखेगी, जो कि स्टॉक को 382 की तरफ भी नीचे की तरफ लेके जा सकते, 382 375 की तरफ फिसलते हुए दिख सकता है। तो ओपनिंग के बाद 390 के नीचे रहना हमें लगता है कि यहाँ पे अनवाइंडिंग के ट्रेड और प्ले होते हुए दिखेंगे। तो 390 के नीचे शॉर्ट करने की सलाह रहेगी 396 के स्टॉप लॉस से। यह है आपके लिए विप्रो, जहां पर रखनी है आपको नजर। ये एक्शन में आ सकता है काउंटर, देखते हैं कैसी मूव आएगी। विप्रो पर रखिए नजर, एचसीएल टेक पर रखिए नजर, एमएनएम हिंडाल्को ये भी फोकस में रहेंगे। टाटा स्टील भी थोड़ा पॉजिटिव खुलने की आपको संकेत दे रहा है। कल भसीन साहब भी इसके बारे में बात कर रहे थे। टाटा स्टील, एक बार किरण जी से इसके चार्ट पर राय ली जाए। किरण जी, 101 पर टाटा स्टील के काउंटर पर कोई व्यू सर? दीप टाटा स्टील पे थोड़ा सा न्यूट्रल व्यू रहेगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई खरीदारी करनी चाहिए जब तक ये स्टॉक 104 4.5 रुपए 4.50 क्रॉस करता है। उसके बाद इसमें मोमेंटम आएगा जो कि 109 तक ले जा सकता है। अभी के लिए अवॉइड लिस्ट में रहेगा। अवॉइड ये राय आपके लिए टाटा स्टील पर आती हुई दिख रही है। बचे हैं 50 सेकंड और बाजारों की खुलने की तैयारी में। एक बार मैं जल्दी से आपको आइडिया दे दूं कि किस तरह का मूड माहौल है। एसजीएक्स निफ्टी 55 पॉइंट नीचे है, 17,050 के आसपास। निफ्टी हमारा 17,087 पर है, 36 पॉइंट नीचे है। एसजीएक्स निफ्टी वैसे भी थोड़ा डिस्काउंट पर चल रहा है। पिछले 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूँ जो हमारे यहाँ निफ्टी है स्पॉट लेवल, उससे डिस्काउंट पर ही लगातार एसजीएक्स निफ्टी आपको नजर आएगा। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो हमारा प्री ओपनिंग सेशन और एसजीएक्स निफ्टी में ज्यादा फर्क नहीं है, 20-25 पॉइंट का डिस्काउंट चल ही रहा है। डाउ फ्यूचर्स 45 अंक ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर्स 10 अंक ऊपर है। सेंसेक्स 113 अंक नीचे खुलने की तैयारी कर रहा है। 38,950 के अहम सपोर्ट लेवल के करीब बैंक निफ्टी खुलने की तैयारी करता हुआ दिखेगा। आज के स्टार परफॉर्मर वही हिंडाल्को और एचसीएल टेक, ये दो स्टॉक है जो 2% से ज्यादा मजबूती के साथ खुलने को तैयार है। वही खराब नतीजों के दम पर विप्रो पर लगेगी मार 5% की। घंटी की आवाज आपके कानों में आती हुई पहली टिक आपकी स्क्रीन पर इस वक्त, और लगभग 35 अंक नीचे खुलता हुआ आपके सामने निफ्टी, 145 अंक नीचे बैंक निफ्टी और इतना ही नीचे सेंसेक्स आपको दिखेगा। 1/4% की कमजोरी आपको दिखेगी तीनों ही इंडेक्स में। 17,100 के आसपास हल्का नीचे, 38,950 39,000 की रेंज में बैंक निफ्टी और 65 अंक 70 अंक नीचे आपको सेंसेक्स दिखेगा। तो कमजोरी है लेकिन ऐसी कोई बड़ी गिरावट हो वो नहीं दिख रहा। 2.5% की तेजी के साथ एचसीएल टेक है टॉप गेनर, हिंडाल्को में भी 2.5% की मजबूती है, महिंद्रा एंड महिंद्रा 1.25% मजबूत है, आयशर में तेजी 1% की दिखेगी। और तो थोड़ी खरीदारी आपको ऑटो स्टॉक्स में दिख रही है, थोड़ी खरीदारी मेटल स्टॉक्स में दिख रही है। न सिर्फ हिंडाल्को बल्कि टाटा स्टील भी हरे निशान में खुला है। कमजोर क्या है? विप्रो 4% नीचे, एचडीएफसी 1% नीचे और एचडीएफसी बैंक 0.5% नीचे। ये कमजोर शेयर है। वायदा कारोबार की तरफ आइए और देख लीजिए जरा जल्दी से कि कौन से स्टॉक्स एक्शन में आपको नजर आ रहे हैं। हिंडाल्को 3% की तेजी के साथ इस वक्त आपको दिखेगा टॉप गेनर, नेल्को 2.5% ऊपर है और एचसीएल टेक में 2% की तेजी आपको इस वक्त नजर आएगी। वहीं टोरेंट फार्मा और कॉनकोर 1.5-2% मजबूत खुलता हुआ आपको नजर आएगा। कमजोरी की तरफ देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स आपको आज नजर आएंगे। तो सबसे ज्यादा कमजोर वही विप्रो है, लॉरस लैब 1.5% नीचे, एचडीएफसी और डेल्टा जैसे शेयर भी कमजोर खुलते हुए दिख रहे हैं। बाजार स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं। 17,100 से थोड़ा सा नीचे निफ्टी है, वहीं 39,000 से थोड़ा सा नीचे बैंक निफ्टी है। अहम लेवल के नजदीक ट्रेड करते हुए बाजार दी। ओके, तो ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स के नीचे ही बाजार ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। कैश मार्केट में भी कई सारे स्टॉक्स हैं जो आपके रेडार पर रहने चाहिए।
खबरों के दम पर वेरांडा लर्निंग्स, ऑफ कोर्स ये फोकस में आएगा, जो बड़ी एक्विजिशन उन्होंने करी, इस पर रखी नजर। नेक्स्ट डिजिटल और स्टर्लिंग एंड विल्सन दोनों अपने नतीजों पर रिएक्ट कर रहे हैं। स्टर्लिंग एंड विल्सन में तो बड़े कट आपको आते हुए दिख रहे हैं। इस समय 3% नीचे है काउंटर। वरुण बेवरेजेस 2.5% ऊपर। पेप्सी के बढ़िया नतीजे ग्लोबली आए हैं, भारत में भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, उसका रिएक्शन इस काउंटर पर आ रहा है। मार्क्सन्स फार्मा, यूनिवर्सिस फोटो, महाराष्ट्र सीमलेस, मॉन्टे कार्लो, एंटनी वेस्ट हैंडलिंग और सुवेन लाइफ साइंसेज, इन पर भी रखिए नजर खबरों के दम पर। ये भी आपको रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। और इसके साथ ही अंबर एंटरप्राइजेस, यहां पर आईसीआईसीआई प्रू ने करीब 0.5% हिस्सेदारी बेची है, इस पर भी रखिए नजर। ये भी आपको एक्शन में आते हुए दिख सकता है। रैडिको खेतान में हो रही है खरीदारी। रेणुका शुगर में आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है। केम्प्ला सनमार, पॉली मेडिक्योर, जस्ट डायल, नतीजों से पहले ये काउंटर भी आपको ठीक दिख रहा है। एंड्योरेंस टेक और महिंद्रा लाइफ स्पेसिस, केपीआईटी टेक, इसकी भी बात चल रही थी सुबह, और साथ ही राइट्स, ये भी आपको बढ़िया मूव दिखा रहे हैं। जोमैटो और सोभा में भी आपको हल्की हल्की खरीदारी दिख रही है। गिरावट कहां पर आ रही है? स्टर्लिंग एंड विल्सन एक तो नतीजों के बाद ये रिएक्ट कर रहा है नेगेटिवली। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस 1.5% नीचे है। आईएफएल वेल्थ में आपको वीकनेस दिखेगी। पीएनजी हाइजीन आपको गिर रहा है। मैक्रोटेक में करीब 1.5% की गिरावट आपको दिख रही है। एलगी इक्विपमेंट, मैक्स हेल्थकेयर, सेंचुरी टेक्सटाइल्स, येस बैंक, केएनआर कंस्ट्रक्शंस, आवास फाइनेंसर्स, ये सारे काउंटर्स आपको वीक दिख रहे हैं। थर्मैक्स, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट कल की तेजी के बाद आज थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। टीटीके प्रेस्टीज और किम्स, साथ ही जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ये भी स्टॉक्स हैं जहां पर आपको हल्की फुल्की नरमी दिख रही है। कुछ ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं है अनिल जी, ओपनिंग लेवल्स के नीचे नहीं गया है बाजार, ये अच्छी बात है, ना ही निफ्टी पर और ना ही बैंक निफ्टी पर। तो जो ओपनिंग लेवल्स हैं वो बाजार होल्ड कर रहा है दोनों इंडिसेस पर, ऊपर भी नहीं जा रहा है बट नीचे भी नहीं जा रहा है। 17,100 के करीब आने की कोशिश करते हुए आपको दिख रहा है इस समय निफ्टी सर। तो ये है आपके लिए शुरुआती कारोबार का रुझान, और ओपनिंग सेशन का पहला बिगुल है आपके लिए किरण का कमाल। किरण जी बताएं सर। अनिल जी, सेठी साहब का पसंदीदा आज का पिक ऑफ द डे वही है। हिंडाल्को, ये यहाँ बाय करना है। 616 रुपए 10 पैसे 20 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। 409 रुपए 70 पैसे का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और 1 से 2 दिनों का टारगेट 428 होगा। तो ये बड़े टारगेट्स के लिए लॉन्ग क्वेश्चंस हिंडाल्को में क्रिएट करने चाहिए। हिंडाल्को में करें खरीदारी। सेठी साहब की सुबह पिक भी थी, 415 के टारगेट हिट हो गए हैं। अब किरण जी की तरफ से और बड़े टारगेट्स के लिए यहां पर व्यू बन रहा है। हिंडाल्को बढ़िया मोमेंटम में ये काउंटर आपको दिखेगा इस समय। 428 तक के टारगेट्स आपको आते हुए दिख सकते हैं। मूव आ रही है आपको बढ़िया। नाल्को में भी 3% ऊपर, ये भी अच्छा एक्शन दिखा रहा है। सिमी जी से के पास चलते हैं और देखते हैं उनके रेडार पर कौन सा स्टॉक आया है। बिगुल सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी। दीपांशु, खरीदारी का सलाह देना है HCL टेक्नोलॉजीज पर। बढ़िया सा रिजल्ट्स और उसके बाद बढ़िया सा ब्रेकआउट। लास्ट 4-5 ट्रेडिंग सेशन से जो भी हाई इसने बनाया था पूरा हाई को क्रॉस कर चुका है, और मुझे लगता है कि यहाँ से एक बहुत जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलना चाहिए। 995 का पहला टारगेट, 1010 का दूसरा टारगेट के लिए HCL टेक को खरीद कर चलने का सलाह होगा। 970 के नीचे स्टॉप लगा के खरीदारी करने का सलाह है, और ये होल्ड करेंगे। अगर 970 के नीचे ये नहीं जाता है तो ये पोजीशन कल तक भी होल्ड करेंगे। 1020 भी स्टॉक ये तैयार कर सकता है इस रैली में। यह है आपके लिए HCL टेक जो अच्छे मोमेंटम में आ रहा है। यहां पर आपको एक्शन बेटर बनते हुए दिखेगा। रेन इंडस्ट्रीज में अच्छी खरीदारी हो रही है, 1.5% ऊपर ये काउंटर भी खुला है। सुमित जी, 90 समय बाद रेन इंडस्ट्रीज में थोड़ा एक्शन दिखा है। इस चार्ट पर कोई व्यू सर 170 के ऊपर का लेवल? देवांशु, बाइंग मोमेंटम तो बन रहा है स्टॉक के अंदर, लेकिन ऊपर में रेजिस्टेंस ब्रेक होना जरूरी है, जो कि 174-175 के पास है। 174-175 का लेवल ब्रेक होने के बाद रेन के अंदर एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, और 185 से 190 रुपए तक का मूव आने वाले दिनों में फिर रेन में देखने को मिल सकता है। जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है वो लोग होल्ड करें। नीचे के अंदर 166-165 ये सपोर्ट लेवल है। 174-175 का लेवल टूटता है तो फ्रेश खरीदारी करें 185 से 190 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो 185-190 के टारगेट्स के लिए रेन इंडस्ट्रीज पर रखनी है आपको नजर। यहां पर आपको बढ़िया मूव आती हुई दिखेगी। मैरिको ये परफॉर्म कर रहा है लंबे समय बाद, और बाकी कंजम्पशन स्टॉक्स में ऐसा मोमेंटम नहीं आया जो मैरिको में आपको आते दिखा है। कुणाल जी, जरा मैरिको देखें, इसके चार्ट पर मोमेंटम आ गया है। 2% ऊपर मैरिको दिखा रहा है इस समय सर। देखिए, बिल्कुल एक बाउंस आता हुआ दिख रहा है। दीपांशु, स्टॉक बहुत समय से एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, और हमने देखा है कि रेंज के लोअर एंड के आसपास जैसे ही स्टॉक आता है वैसे ही इसमें बाइंग इंटरेस्ट आ जाता है, और वही इस बार भी होता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि वापस से 545 के लेवल्स इसमें आते हुए दिखेंगे, तो जिनके पास पोजीशन है बने रहें। एक स्टेबल स्टॉक है, बहुत बड़ा अपसाइड में नहीं देख रहा हूं, लेकिन 545 तक के लेवल्स आते हुए जरूर दिखाई पड़े।
तो यह है आपके लिए मैरिको जहां पर रखनी है नजर। आइए चार्ट कॉर्नर भी दे रहे हैं राकेश जी, कुणाल जी, चलते हैं उनके पास बिगुल के साथ। बताएं सर। दीपांशु, ये हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है सन टीवी। सन टीवी का टेक्निकल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है ये स्टॉक एक अच्छी अपसाइड दिखाने का पोटेंशियल रखता है और यहाँ पर अगर हम देखें तो 558, 564 के लेवल सन टीवी में देखने को मिल सकते हैं। तो सन टीवी को खरीदें। ओवर टू कुणाल जी। एक क्लियर ब्रेकआउट आता हुआ दीपांशु नजर आ रहा है चार्ट्स पर। 540 के आसपास एक बड़ा पुराना रेजिस्टेंस था जो कि पार हुआ है, अब ऊपर के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। माफ कीजिए। तो 580, 590 के लेवल्स आपको आते हुए दिख सकते हैं। हमारी खरीदारी की राय है 542 पर स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट होगा 565 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 575 रुपए का। सन टीवी पर हमारी पुरजोर खरीदारी की राय। यह है आपके लिए सन टीवी। एक और स्टॉक लाइए जरा, एस्टेक लाइफ 9% ऊपर नजर आ रहा है। आज पिक ऑफ द डे जो बंसल जी ने दिया है, काफी जबरदस्त दौड़ लगा। बंसल जी कोई खास वजह खबर भी है कि या खाली चार्ट्स के दम पर इतना भागा है? आपका 2135 का टारगेट तो काफी पहले ही पार कर चुका है, 9% ऊपर है, इसकी कोई खास वजह? नहीं अनिल जी, प्योर चार्ट पर है। अनिल जी कुछ खबर होती है तो अपना तो जी बिजनेस का मंच तो अनिल जी पूरा खुला हुआ है और हम तो खुल के बोलते हैं जी। कुछ खबर होती तो डेफिनेटली साथ में मैं तो शेयर भी कर देता हूं। तो कोई खबर नहीं है जी, प्योर टेक्निकल पे ही निकाला था इसमें। और टेक्निकल के बेसिस पे लेकिन क्या गजब का दौड़ लगा है, 10%। कुछ ऐसा तो सुनने में तो नहीं आया, खबर तो नहीं आई कुछ। गजब ही दौड़ लगा रहा है ऐसा, एकदम मतलब 10% की दौड़ लगाता और 2200 के पार। अब आगे ऊपर के और लेवल्स क्या है अनिल जी? अब तो इसमें एक्चुअल में काफी बड़ी तेजी बन रही है क्योंकि स्टॉक आ रहा है अनचार्टेड टेरिटरी, खुले नीले आकाश, ब्लू स्काई जोन में आ गया है। तो टेक्निकली अब तो यहाँ पर जिनके पास है होल्ड करना चाहिए और टेक्निकली ये स्टॉक अब 2375 से लेकर 2450 के जोन को टेस्ट करेगा। है आपके लिए एस्टेक लाइफ साइंसेज, यहाँ पर जबरदस्त एक्शन बनता हुआ दिख रहा है कुणाल जी राकेश जी की तरफ से। राइट जो माफ कीजिएगा, राकेश जी बुरा मान जाएंगे, बोले कुणाल जी का क्या क्रेडिट शेयर कर दिया। हाँ, थोड़ी बहुत अगर शुभकामनाएं दी होगी तो दी होगी, वो भी शायद हो सकता न दी हो। अगर 3 इडियट्स देख ली होगी कुणाल जी ने तो। कुणाल जी 3 इडियट्स देखी थी ना आपने? अनिल जी जी अनिल जी देखी थी, लेकिन अनिल जी यहाँ इडियट्स केवल 2 ही हैं। जी बंसल जी। अनिल जी मुझे इसका बिल्कुल भी बुरा नहीं है कि कुणाल जी को क्रेडिट मिल रहा है। अनिल जी मुझे बुरा लग रहा है सुमित जी और सिमी जी का। अनिल जी जब मैं नोटा का प्रयोग करता हूं तो सुमित जी सिमी जी क्लियरली बोलते हैं आज हमारा नोटा नहीं है, आज हमारा नोटा नहीं है। और किरण जी 2 दिन से नोटा कर रहे हैं और ये अनिल जी कुछ नहीं बोलते, सिर्फ पिक ऑफ द डे दे के चले जाते हैं। तो इनका जो भेदभाव है मेरे प्रति अनिल जी, उसका मुझे बुरा लग रहा है अनिल जी। बात तो सही है। कभी कभी बंसल जी मतलब महीने 2 महीने में एक आध बार जब बात सही कहते हैं तो हमें मान लेनी चाहिए। बंसल जी आपकी बात एकदम सही है। अब वापस नेक्स्ट जो अच्छी बात और सही बात बोलेंगे बंसल जी, वो 2 महीने बाद होगी। आइए बढ़ते आगे। और अब श्रीकांत चौहान साहब है हमारे साथ फोन लाइन पर। आइए उनके लिए बिगुल करते हैं उनका भी स्वागत। बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए हमें लगता है कि मार्केट में ना उन स्टॉक्स में हमें लगता है खरीदारी हो रही है जहां पे एक यूनानिमस व्यू बन रहा है। जैसे कि एक्सिस बैंक है, मुझे लगता है हर एक ब्रोकिंग फर्म को वो अच्छा लग रहा है, या कुछ टेक्नोलॉजी कंपनीज है, या कुछ फाइनेंशियल्स है, और कुछ ऑटो कंपनीज है। हमें लगता है महिंद्रा एंड महिंद्रा ये भी एक स्टॉक ऐसा है कि जो एक कॉमन हर एक ब्रोकिंग फर्म को अच्छा लग रहा है। और मुझे लगता है कि यहाँ से ये स्टॉक कम से कम 1320 से लेकर 1330 के लेवल्स तो दिखा सकता है, लेकिन इवेंचुअली 1500 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो करंट लेवल से महिंद्रा एंड महिंद्रा के कॉल ऑप्शंस खरीदने हैं और 1300 के कॉल ऑप्शंस 18 रुपए के करीब ट्रेड कर रहे हैं, इसे लॉन्ग करके चले। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे 5 रुपए का, यानी कि 13 रुपए के करीब का स्टॉप लॉस रखिए। और टारगेट यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 28 से लेकर 30 के दिखा सकता है। तो करंट लेवल से 1300 के कॉल ऑप्शन महिंद्रा एंड महिंद्रा के लॉन्ग करने की सलाह रहेगी।
ये है आपके लिए राय श्रीकांत जी की तरफ से M&M पर, जहां पर मूव आ रहा है। कोई दूसरा कॉल सर? इसके अलावा लग रहा है कि जो मिड कैप कंपनीज है वहां पे वर्धमान टेक्सटाइल ETL, यहाँ पे कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बनानी चाहिए। ये स्टॉक कई दिनों के एक बड़े फॉल के बाद एक अच्छा एक रिवर्सल पैटर्न में कन्वर्ट हो चुका है और 350 वाला स्टॉक कम से कम 380 या 390 के लेवल्स दिखा सकता है, बट वेरी शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट 370 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से वर्धमान टेक्सटाइल VTL को लॉन्ग करके चले 350 में, स्टॉप लॉस रखे एट 340। M&M और वर्धमान टेक्सटाइल्स, दो काउंटर्स जहां पर आपको रखनी है नजर। एक्शन इन दोनों पर आपको बनते हुए देख सकता है। शुक्रिया श्रीकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कॉल देने के लिए। आइए बिगुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, डिफेंसिव सेक्टर के अंदर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है वो फार्मा सेक्टर का है। 962 963 का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है सन फार्मा। सन फार्मा के अंदर फ्लैग पैटर्न का बना हुआ है। फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट इसके अंदर आने ही वाला है। जैसे स्टॉक यहां से ऊपर में 967 968 का लेवल तोड़ेगा तो इसके अंदर फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होगा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक 4 डिजिट में जाने को तैयार है। यहाँ पे CMB पे सन फार्मा में खरीदारी करें। आज और 1-2 दिनों के अंदर सन फार्मा में यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। सन फार्मा में जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है ट्रेडिंग के लिहाज से, वो 941 रुपए का है, 941, और ऊपर में जो टारगेट इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं 967 968 का लेवल ब्रेक होते ही 985 रुपए से लेके 999 रुपए तक के लेवल सन फार्मा के अंदर जल्दी शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकते हैं। मेरे को लग रहा है ये स्टॉक जल्दी 4 डिजिट में जाएगा और 1000 प्लस के लेवल दिखाएगा। फिलहाल ट्रेडिंग के लिहाज से खरीदारी करें 941 के स्टॉप लॉस से 985 999 के टारगेट्स के लिए। यह है आपके लिए सन फार्मा, जिस पर आपको मूव कर रही है, नजर रखिए इस पर। सन फार्मा के साथ साथ डॉक्टर लाल पैथलैब्स पर भी आपने एक ब्रेकआउट आते हुए दिखा है। यहां पर खरीदारी हो रही है। आइशर मोटर्स वापस मूव कर रहा है, इस पर जरा एक राय ली जाए। पालिया साहब, आइशर वापस मोमेंटम में 3500 के ऊपर सर। तो ओवरऑल दीपांशु जी स्टॉक का स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव ही है। स्टॉक में जरूर कुछ वॉलेटिलिटी के चलते, मार्केट की वॉलेटिलिटी के चलते थोड़ा प्रेशर देखने को मिला। स्टॉक अभी भी अपने 50 डे मूविंग एवरेज को होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है 3400 इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। जब तक इसके नीचे वीकली क्लोज नहीं होता है स्टॉक में बने रहना चाहिए। हमारे पोजिशनल व्यू इसमें 3750 3800 तक के हैं। तो यहाँ पे व्यू तो बुलिश है और 3400 के नजदीक जब भी आता है स्टॉक तो वहां पे बाय भी करना चाहिए। स्टॉप लॉस रखे करीब वहां पे 3380 का। आज इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बना है। जिनके पास पोजीशन है या करंट लेवल पे बाय कर रहे हैं हम, तो 3480 के आसपास का स्टॉप लॉस रखे। अपसाइड में हमें लग रहा है 3580 तक का मूव भी यहाँ पे इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से भी आते हुए दिख सकते। ये है आपके लिए राय आइशर मोटर्स पर। आइए वक्त है जैन साहब से मुलाकात करने का। जैन साहब के जेम्स। बताएं जैन साहब। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। इंडो एमाइंस जो कंपनी मैं पहली बार इनफैक्ट जेम्स में रेकमेंड कर रहा हूं और बेहतरीन कंपनी है, वर्ल्ड क्लास कंपनी बोल लीजिए। अगेन इंडियाज लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट मैन्युफैक्चरर है फाइन स्पेशलिटी और परफॉर्मेंस केमिकल्स की, और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं इनके यूसेज। जैन साहब वो तो आपके प्रोनाउंसिएशन से पता चल गया। आप डिसाइड करके नहीं आए थे कि अमाइंस बोलना है कि अमीन्स बोलना है, तो इससे मुझे समझ आ गया कि आप रिकमेंडेशन तो पहली बार ही कर रहे हैं। दूसरी बार में तो कंफ्यूजन जनरली दूर हो जाता है ना। ये एक्चुअली इंडो एमाइंस है। इंडो एमाइंस है क्योंकि बालाजी एमाइंस करते हैं। मैं जनरली अमीन्स ऐसे ही बोल दिया, बोला देखते हैं। हाँ। मैंने डिस्कशन छेड़ने के लिए हम छिड़ गए क्योंकि आज पान विलास था। मैंने आज सुबह एक तो बंसल जी ने कमेंट दिया, वो भी मैंने सुना। नहीं वो मानना पड़ेगा जैन साहब की नॉलेज का कोई मुकाबला कर नहीं सकता, ये मानना पड़ेगा। वो मैं है ना पान विलास को गलती से 5% बोल गया था। हालांकि मैं 5% में भी बड़ा आनंद आया, लेकिन जैन साहब ने तुरंत भेजा कि वो पान विलास है। तो जो प्रोडक्ट के बारे में इन डेप्थ नॉलेज जैन साहब रखते हैं वो तो गजब की है। जैन साहब धन्यवाद उसके लिए, सुधार करवाने के लिए। बताएं साहब इंडो माइंस। जी सर माइंस हम तो माइंस एंड मिनरल्स वाले एरिया के है ना, तो अपन तो माइंस ही बोलेंगे। जी बताएं सर। तो इनके जो प्रोडक्ट्स है उनकी देखिए जो एप्लीकेशंस है वो बेसिकली फार्मा, एग्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, रोड कंस्ट्रक्शन, पेस्टिसाइड्स, इन सब में होता है। तो ये सारे सेक्टर्स बूमिंग सेक्टर्स है, यही मैं बोलूंगा। और
कंपनी के जब मैं वेबसाइट पे देखा तो कंपनी ये बोलती है कि इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन साउथ एशिया ऑफ इट्स काइंड। तो इससे भी एक कॉन्फिडेंस आता है। 1979 से कंपनी कार्यरत है, 1994 में पब्लिक हुई थी। उसके बाद से कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ दी है। पिछले 5 साल की अगर प्रॉफिट की कैगर देखें तो 22-23%, मतलब सेल्स की कैगर सॉरी, और प्रॉफिट की कैगर पिछले 7 साल की 23-24% के लगभग रही है। और मैं जून क्वार्टर के रिजल्ट्स को देख रहा था तो बहुत ही बेहतरीन क्वार्टरली रिजल्ट्स थे। इनफैक्ट हाईएस्ट एवर टॉप लाइन रही है क्वार्टरली टॉप लाइन, मतलब जहां 177 करोड़ का टॉप लाइन था उसके सामने 256 करोड़ का, मतलब यानी कि कंपनी 1000 करोड़ के ऊपर के टॉप लाइन की तरफ जा रही है। और बॉटम लाइन भी अच्छा खासा था, 7 करोड़, जिसमें पिछले क्वार्टर में तो क्या एक अदर इनकम का फैक्टर भी बड़ा था और इस बार अदर इनकम इतना नहीं था, फिर भी करीब 15% ऊपर था। और मैं ओवरऑल अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखता हूं तो वहां पे भी बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि प्रोमोटर्स की तो अच्छी खासी शेयर होल्डिंग है ही है, और उसके सामने मतलब 70% प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग के सामने पब्लिक शेयर होल्डिंग में कुछ रिनाउंड नेम्स हैं जिनकी वजह से कॉन्फिडेंस आता है। रेटिंग्स में देख रहा था, क्योंकि छोटी कंपनी होती है 700-800 करोड़ की, तो रेटिंग्स को देखना जरूरी है। तो स्ट्रॉन्ग रेटिंग्स है, A2 अगर इनको शॉर्ट टर्म पे मिलती है और लॉन्ग टर्म में भी अच्छी खासी रेटिंग है। सो आई फील कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लेना चाहिए 145-150 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है 145-150 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की राय इंडो अमाइंस में जैन साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। आइए बढ़ते हैं आगे और आज की DII यानी कि दिवाली इन्वेस्टमेंट आइडिया, ये पिक क्या है वक्त और शरद अवस्थी साहब की पिक आप जान लीजिए। हमारी दिवाली पिक है नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन। स्टॉक एक नवरत्न कंपनी है और हमें अगले 2030 तक कंपनी की योजना है पावर कैपेसिटी को 3 गुना करने की और माइनिंग कैपेसिटी को भी 50 से 85 मिलियन टन तक ले जाने की, जिसका फ़ायदा लगातार कंपनी को मिलना चाहिए। पिछले 2-3 सालों में कोविड की वजह से ये जो कैपेक्स प्लान था ये थोड़ा डिले हो गया है। आने वाले समय में हमें लगता है ये काफ़ी स्पीड में ये काम होना चाहिए, जिसका अनुमान, जिसका फल आपको इन कंपनी के नंबर्स में दिखाई देगा। तो 103 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से नेवेली लिग्नाइट है हमारी दिवाली पिक। ओके, तो ये है आपके लिए NLC इंडिया, जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई और टारगेट रखिएगा आप 103 का। आइए अब वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। ओह, थोड़ी देर में 9:35 हुए भी नहीं है। पर आज की जो बड़ी खबर है उस पर तो बात कर ले। बिल्कुल कर लीजिए। जो हम देख रहे हैं हिंडाल्को टॉप गेनर बना हुआ है निफ्टी का, और क्या है इसकी वजह, क्या ये तेजी बरकरार रहेगी, क्यों एल्यूमिनियम के दामों में इतना बड़ा उछाल है, आइए जानते हैं आशीष के साथ। आशीष बताइए क्या हुआ है कल एल्यूमिनियम में। दीपांशु, दरअसल आप देखिए कल 5 से लेकर 7% की बड़ी तेजी आपको एल्यूमिनियम की कीमतों में देखने को मिली और इसके पीछे कारण ये है कि अमेरिका एक्टिवली सोच रहा है कि रशिया से जो एल्यूमिनियम सोर्स होता है उसके ऊपर पूरी तरीके से जो है बैन लगा दिया जाए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि खबर के बाद 7% का बड़ा उछाल देखने को मिला। और रशिया एल्यूमिनियम के मामले में देखिए ग्लोबल लीडर के ऑलमोस्ट करीब ही है, क्योंकि 6% का ग्लोबल आउटपुट में जो है ये योगदान रखते हैं। 7 करोड़ टन का सालाना उत्पादन होता है वहां से। और 2018 में भी यूएस ने जो है रशिया के ऊपर बैन लगाया था एल्यूमिनियम पर। रुसल जो कंपनी है दुनिया की सबसे बड़ी, वहां पर बैन लगाया। तो उसके बाद हमने देखा था कि जो एल्यूमिनियम की कीमतें इसमें एक तरफा 30% की तेजी आपको देखने को मिली थी। 2 हफ्ते पहले एलएमई भी विचार कर रहा है कि यहाँ पर जो है रुसल के ऊपर बैन लगाया जाए। तो जिसके चलते अगर आप देखें तो 3 तरीके से वो सोच रहे हैं। एक तो पहला तरीका है कि सीधे तौर पर आप पूरी तरीके का बैन लगा दो, दूसरा टैरिफ इतने बढ़ा दो कि सस्टेनेबल ही ना हो, और तीसरा तरीका यह है कि सिर्फ जो उत्पादन वाली कंपनीज हैं इनके ऊपर बैन लगाया जाए। तो 3 कंपनीज हैं जो आपको अपने रडार पर रखनी चाहिए। पहला हिंडाल्को 83% एल्यूमिनियम से आती है, नाल्को 56% और वेदांता यहाँ पर 33% जो कंपनी की है वो एल्यूमिनियम से आती है। और इसके चलते तीनों ही स्टॉक्स में आज एक्शन है। एल्यूमिनियम पर रखें फोकस, बड़ा एक्शन आपको दिख रहा है और अच्छी तेजी भी बनी हुई है इन काउंटर्स पर। हिंडाल्को अच्छा एक्शन में, थोड़ी देर पहले हमने देखा नाल्को पर भी आपके लिए राय आई थी, वो भी स्टॉक बढ़िया मूव दिखा रहा है। आइए देखते हैं सीबीजी के रेडार पर कौन सा नया स्टॉक आया है बिगुल उनके लिए, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी। दीपांशु, खरीदारी ऑटो सेक्टर में ही करना है और इस बार का जो मेरा पिक है वो है आयशर मोटर। आयशर मोटर का सवाल आपने कुछ देर पहले ही पूछा था और मुझे लगता है कि इसमें एक शॉर्ट टर्म बॉटम आज बन चुका है। ये यहाँ से बहुत जबरदस्त उछाल दिखा सकता है और मुझे लगता है कि ये जो रैली है ये सिर्फ 1-2 दिन का रैली नहीं है। जैसे M&M TVS मोटर्स परफॉर्म कर रहा है वैसे ही आयशर मोटर भी परफॉर्म करेगा और 3700-3750 तक का रैली
करंट लेवल से तैयार कर सकता है। तो बहुत ही जबरदस्त उछाल मैं करंट लेवल से देख रही हूँ और मुझे लगता है कि इस चार्ट में अगर देखेंगे तो एक शॉर्ट टर्म बॉटम यहाँ पे बन चुका है। स्टॉक ऑलरेडी एक कंसोलिडेशन मोड में था, करेक्शन मोड भी कह दीजिए, और जिसमें 50 डेमा के ऊपर ये सपोर्ट लिया है और अभी सपोर्ट लेने के बाद इसमें बहुत जबरदस्त रिकवरी देखने को मिला है। 3550 का लेवल पहला हार्डल क्रॉस करेगा तो सीधा जाके 3700, 3750, 3800 कहीं पे भी ये जा सकता है। इनफैक्ट जो रिसेंट हाई इसने बनाया था वो रिसेंट हाई भी ये छुएगा। तो करंट लेवल से खरीदारी करके चलने का सलाह है। पोजिशनल जाएंगे, 10 दिन का नजरिया से खरीदेंगे, 3800 का टारगेट होगा और करंट लेवल से 3480 का स्टॉप लॉस के साथ खरीद कर चलेंगे। दिख ही रहा था थोड़ी देर पहले कि इस पर अच्छी मूव आ रही है। एमएनएम, आयशर दोनों ही एक्शन में दिख रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प भी धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, इस पर भी रखी नजर। और कल टीवीएस में भी बड़ा उछाल आया था। तो ऑटो काउंटर्स फिर से थोड़े रोटेशन के मूड में दिख रहे हैं, बाकी बाजार है सुस्त। पर मेटल्स पर हमारा फोकस है। और आशीष, बाजार में बात ये भी चल रही है कि अब एल्यूमिनियम के बाद कॉपर की बारी अगली आ सकती है। यहाँ पर क्या जाना, यहाँ पर भी नजर रखनी पड़ेंगी। दरअसल दो सिचुएशन हो रही है। सबसे पहले आप देखिए कि जर्मनी में जो एलएमई के वेयर हाउसेज हैं, यहाँ पर कॉपर की इन्वेंट्री लगातार बढ़ती जा रही है और काफी, अगर आप सालों के देखें तो हाईएस्ट लेवल पर यहाँ पर इन्वेंट्री जो है पहुंच चुकी है। सितंबर से लगातार जो इन्वेंट्री बिल्टअप है यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन सर एक खास इंटरेस्टिंग बात ये हो रही है कि बहुत सारे ग्राहक ऐसे, इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनको रूसी कॉपर से परहेज है। वो कह रहे हैं कि हमें रशिया का जो कॉपर है बिल्कुल नहीं चाहिए। और ग्लोबल कॉपर आउटपुट में देखें तो 3.5% का योगदान है। तो ऐसा माना जा रहा है, कुछ सोर्सेज ऐसे बता रहे हैं कि एल्यूमिनियम के बाद हो सकता है कि जो एलएमई है वो कॉपर के ऊपर भी, जो है रशियन कॉपर के ऊपर भी बैन लगाने पर विचार करे। तो जो कॉपर रिलेटेड स्टॉक्स, अगेन हिंडाल्को यहाँ पर फोकस में आ जाएगा। हिंदुस्तान कॉपर, इनकी तो पूरी आय जो है कॉपर के बिजनेस से ही आती है। तो इन दोनों कंपनीज को भी आपको अपने डार पर रखना चाहिए। ओके, ये है आपके लिए कॉपर वाली कंपनियों में भी एक्शन आगे बढ़ सकता है और वो एक्शन बढ़ने के संकेत पहले से आते दिख रहे हैं। कॉपर तो वेदांता में भी है, वेदांता, हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता, ये सारी कंपनियां हैं जहां पर एक्शन भरपूर हो सकता है। वेदांता एक बार ज़रा देखें, आज तो हरे निशान में ही है, इस वक्त 0.5% ऊपर है इस वक्त। तो बहुत ही जबरदस्त एक्शन ग्लोबली कमोडिटीज में इस वक्त होता दिख रहा है। बढ़ते आगे, आइए वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है आपका। बताएं आज कौन से नतीजों पर पूरा एनालिसिस है आपका। गुड मॉर्निंग सर, यू एंड एवरीवन। सर, जो पहले दिन हमने बात बोला था ना कि एक ही सेक्टर में आपको दिखेगा कि डोंट पेंट द सेक्टर विद द सेम ब्रश। तो एक ही सेक्टर में आपको बहुत डिस्क्रिपेंसी दिखेगी इस बार। तो आईटी में भी, क्योंकि अभी तक आईटी के नंबर ज्यादा आए हैं सर, तो आईटी में भी आप देख रहे हो कि किस तरीके से टीसीएस और एचसीएल एक तरफ है, एंड एचसीएल ऑफ कोर्स वाज मच बेटर देन व्हाट इवन टीसीएस रिपोर्टेड। और विप्रो बिल्कुल ही अलग नंबर्स रिपोर्ट किए और खराब नंबर्स रिपोर्ट किए। सो एक ही सेक्टर में आपको अच्छी भी कंपनीज दिखेंगी, खराब भी कंपनीज दिखेंगी। एचसीएल में सर नंबर्स अच्छे थे, नो डाउट नंबर्स बहुत अच्छे थे, बट इंपॉर्टेंट क्या है सर, वैल्यूएशन भी कम थी। आपको याद होगा 2 दिन पहले जब टीसीएस का रिजल्ट आया था, हमने बात कर रहे थे कि ये स्टॉक है जो 15 टाइम के आसपास ट्रेड करता है। तो इसमें सर रेवेन्यू इनलाइन आया है, मेरे ख्याल में जो हेडलाइन नंबर्स है वो तो सब आपने सुबह से बता ही रहे हो कि एबिट मार्जिन्स किस तरीके से 18% आया। बहुत टाइम के बाद देखा सर कि मार्जिन्स एटलीस्ट बढ़ने लगा इस कंपनी का। बट आई थिंक आई वांट टू पॉइंट आउट वन थिंग, जो डील विन है सर, इसका डील विन इस बार $2.4 बिलियन हुआ, विच इज मच हायर देन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड था कि $2 बिलियन होगा। और क्वार्टर क्वार्टर सर वो 16% ऊपर है और वाई 6% ऊपर है। आई थिंक दिस इज अ मेजर कंसिडरेशन, बिकॉज सब लोगों को लग रहा था कि क्या हो सकता है कि क्लाइंट टीम के पास ना आए, क्वेरीज ना आए, डील्स ना आए, तो आगे जाके क्या होगा। तो एचसीएल टेक्नोलॉजीज का 16% क्वार्टर डील विन ऊपर होना तो अच्छी बात है। आपको मालूम है मार्जिन गाइडेंस भी, उन्होंने रेवेन्यू गाइडेंस इंक्रीज किया है। एक लोग जो बात कर रहे हैं कि यार मार्जिन गाइडेंस कम किया, आई थिंक सर मार्जिन गाइडेंस जो उन्होंने 18 से 20% से 18 से 19% कर दी है, बट आई थिंक वो नॉन इवेंट है, बिकॉज मेरे ख्याल में स्ट्रीट को ऑलरेडी पता था। आप किसी भी एनालिस्ट का एस्टिमेट देंगे तो ऑलरेडी 18% उन्होंने बिल्ड किया हुआ है। सो आई डोंट थिंक सो दैट इज मटेरियल इनफ। बट इसमें एक और चीज जरूरी है सर कि इसमें ना ER&D का सेगमेंट का नंबर आता है। तो अगर आप एचसीएल में ER&D का सेगमेंटल नंबर्स देखेंगे, उसमें जो एबिट मार्जिन आया है वो 18.7% से बढ़ के 21.7%, 21.7% रहे हैं। तो ER&D में सर कुछ कंपनीज है जैसे LTTS हुआ, KPIT हुआ, टाटा एलेक्सी हुआ, तो लोग देख रहे हैं कि अगर मार्जिन इंप्रूवमेंट ER&D पे ऑलमोस्ट 19% से 22% हो सकता है, तो उन कंपनीज पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे। ये है एचसीएल की बात। विप्रो लैकलस्टर, बहुत टाइम से उम्मीदें हैं, आई थिंक नंबर्स कहीं से भी अच्छे नहीं आए हैं। रेवेन्यू इनलाइन था, गाइडेंस मेरे ख्याल में थोड़ा सबड्यूड था। Q3 डिसअपॉइंटिंग रहेगा, क्लियरली उनकी जो गाइडेंस से मालूम चल रहा है।
मार्जिन इन लाइन आया था। डील विद इनसिस का भी अच्छा हुआ है, 600 मिलियन एक्सपेक्टेड था बट 740 मिलियन आया। बट इंपॉर्टेंट है कि इसका 33% क्वार्टर नीचे आया। जैसे मैं आपको बात कर रहा था, इफ यू लुक एट HCL तो उसका 16% क्वार्टर ऊपर डील विन आया, बट विप्रो का 33% क्वार्टर नीचे आया। एक्सपेक्टेशन कम थी ऑफकोर्स, बट फिर भी विप्रो ने उस तरीके से अच्छा नहीं किया। और लास्ट स्टॉक SW सोलर सर, आई डोंट नो, होप्स बट नंबर कभी अच्छा नहीं आता है। इस बार आप देखिए सर, सेल्स 313 करोड़ आया बट एबिटा लॉस 370 करोड़ आया। तो बहुत टाइम से क्या, मैं तो 2 साल से ट्राई कर रहा हूं सर, इसका नंबर कभी भी किसी भी तरीके से अच्छा नहीं आया। यस, ऑर्डर विन हुआ है, ये वो सब कुछ हुआ है, बट एग्जीक्यूशन हैज बीन वेरी वेरी पुअर फॉर SW सोलर। ये है आपके लिए बेहद खराब नतीजे। स्टर्लिंग विल्सन अच्छा खराब नतीजे पर गिरता भी नहीं है, मुश्किल से 2% घटा है। तो सबको मतलब लोगों ने उम्मीदें ही छोड़ दी है इससे। ओके, आइए बढ़ते आगे। और अब वरिंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। कल सुबह फिर होगी आपसे मुलाकात, इन्फोसिस के नतीजों पर भी, बायबैक पर भी, और बहुत सारी चीज़ें होंगी जिन पर हम करेंगे। वरिंदर बंसल से कल सुबह मुलाकात, माइंट्री के भी नतीजे आने वाले हैं। इस बीच बाजार ऊपरी स्तरों से थोड़ा फिर से फिसलते हुए दिखे। 17,100 के नजदीक पहुंचने के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही है, यानी कि ऊपर में टिक पाना थोड़ा सा मुश्किल होता दिख रहा। हाई 17,112 का है, 17,050 के आसपास का अभी का लो है, 39,050 का हाई, 38,950 का लो, यानी कि 100 पॉइंट की रेंज में ऊपर से नीचे बैंक निफ्टी आया है। 50 पॉइंट ऊपर से नीचे निफ्टी आता हुआ दिखा है। मूवमेंट थोड़ा बाजार का आपको नेगेटिव ही हो रहा है और गिरावट अब सीमेंट स्टॉक्स में बढ़ती हुई दिख रही है। इंडिया सीमेंट बैन से बाहर आने के बाद फिर से फिसल रहा है। हाँ, कल आया ना, यस करेक्ट, कल क्लोजिंग आया और फिर से आज फिसल रहा है। कल एक्शन में था, दिख रहा था बैन से बाहर आने की कोशिश कर रहा है, अब बैन से बाहर आने के बाद आपको ये लुढ़कता हुआ दिख रहा है। इंडिया सीमेंट की एक बार चार्ट पर भी राय ली जाए। किरण जी जरा देखेंगे सर, इंडिया सीमेंट जब से डील का अनाउंसमेंट हुआ है स्टॉक थोड़ा कमजोर ही रहा है। कल थोड़ा तेजी जरूर दिखा रहा था बट आज फिर से गिरा है, जरा राय दे सर इस पे। आपके लिए था सर इंडिया सीमेंट्स का चार्ट। मेरे लिए? जी सर, इंडिया सीमेंट। ओह सॉरी इंडिया सीमेंट पे जो व्यू है वो मेरा मानना है कि थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिल रहा है। जैसे आपने कहा, इधर से मुझे लगता है कि और थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। अगर आप ACC का चार्ट देखते हैं, अंबुजा का देखते हैं, तो थोड़ा सा लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन चालू हो गया है और इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के नजदीक है। तो इंडिया सीमेंट्स मेरा मानना है कि आपको बहुत अच्छा सपोर्ट 235 240 के रेंज में देखने को मिलेगा। ये टूटता है तो फिर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल जानी चाहिए। तब तक के लिए मुझे लगता है कि अवॉइड लिस्ट में रहना चाहिए। देना है न देना है, कुछ भी नहीं करना किरण जी, बराबर देख तो सकते हैं। देखना है मतलब कितने नोटा और हैं आपके पास में? सुबह नोटा, अभी नोटा। मैं पहले बोला था दीप, आपको सवाल मत पूछो किरण जी से। हाँ। किरण जी को जब बोलना होगा खुद बोल देंगे। जी किरण जी। अनिल जी देखिए, जब प्राइस पैटर्न होता है उसके बाद मोमेंट बहुत बड़ी आती है। अगर आप निफ्टी देखते हैं तो पिछले कई दिनों से एक रेंज में ट्रेड करता नजर आ रहा है और उस दिन में कुछ ना करने का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नजरिया होता है। तो वो नजरिया पकड़ के चलेंगे तो स्टॉप लॉसेस कम हिट हो जाएंगे। मेरा तो स्कूल कॉलेज CA की पढ़ाई के टाइम कितनी बार ऐसा ना करने का नजरिया हुआ, मैं कर ही नहीं पाया। बहुत बात करने की कोशिश भी करी तो बहुत डांट भी पड़ी। बहुत छोटे थे तब। क्या कुछ ना करने का नजरिया कैसे हो? हाँ, आज भी ऑफिस में भी हमारे बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है, कुछ ना करने का नजरिया, जो आपसे इंस्पायर होते हैं किरण जी से। लेकिन क्या करें, ये फैसिलिटी, ये सुविधा सिर्फ किरण जी के पास है कुछ ना करने की। हमें तो कुछ ना कुछ करना ही है। और अब हम कर रहे हैं मुलाकात बसिन साहब से। आइए बिगुल के साथ करते हैं स्वागत। बसिन साहब सुप्रभात, स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो बाजार पर एक बार आउटलुक दें। आज वीकली एक्सपायरी भी है और रात को अमेरिका में महंगाई के आंकड़े भी आने वाले हैं। कैसे देख रहे हैं सर बाजार को आप? गुड मॉर्निंग अनिल जी। तो मैंने जैसे आपको कहा, सारे नंबर्स, प्राइसेस, सब कुछ अंदर है। अब 2 दिन की आपको और घबराहट है, लेकिन आज एक प्रीकर्सर बना दूं। जो एल्यूमिनियम पे जो बाइडेन ने किया है, दैट्स अ प्रीकर्सर दैट द डॉलर इज गोइंग टू स्ट्रेंथन। और मुझे कोई दो राय नहीं, मेटल्स विल लीड दिस चार्ज ऑन द अपसाइड। ये आज और कल की वॉलेटिलिटी आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि ना मेरे ना आपके हाथ में। ये मंडे ट्यूसडे से बाजार ग्लोबली चलेंगे, डॉलर विल वीकन और मेरे हिसाब से मेटल्स एंड अदर प्रॉक्सी प्लेज विल बी अ वेरी वेरी बिग बेनिफिशियरी, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है।
सेकेंडली बैंक्स में आप ट्रेंड देख ही रहे हैं, फेस्टिव सीजन है, ऑटोज में, तो सम ऑफ पार्ट्स में इंडिया इज गोइंग टू बी एन आउट परफॉर्मर, लेकिन ग्लोबल वॉलेटिलिटी 1-2 दिन और बर्दाश्त करनी है। सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर में भी वेरी वेरी स्वीट अकॉर्डिंग टू मी, वी विल टेक इट फ्रॉम मंडे फॉर दैट। इसलिए आपको कहा था 5 दिन के लिए सिप कीजिए निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, और अभी तक वो ठीक ही चल रहा है। मंडे से वी विल स्टार्ट टू ट्रेंड ऑन दी अपसाइड। अब आपको कल के अपडेट भी दे दूंगा और आज की फ्रेश कॉल भी। सर प्लीज बताएं अपडेट्स और साथ ही नई कॉल्स भी। देखिए अनिल जी, मैंने आपको नीचे भाव से फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट और आईडीएफसी तीनों चेंज कराए थे, तीनों आज न्यू हाईस पे जा रहे हैं। अब मेरे हिसाब से कल मैंने टाटा स्टील दिया था, मेरे हिसाब से टाटा स्टील से बढ़िया स्टील प्ले है नहीं, और जो एल्यूमिनियम और कॉपर में होएगा इट विल फ्लो थ्रू टू स्टील, एंड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम दैट द गवर्नमेंट विल लिफ्ट एक्सपोर्ट्स बैन ऑन दैट। तो 100 रुपए में टाटा स्टील बिकम्स अ बाय, 97 का स्टॉप लॉस, 107 का टारगेट। उसके अलावा 2 पिक्स हैं आपके, तो मैं शुरू करूं। प्लीज बताएं। अनिल जी, दोनों एल्यूमिनियम काउंटर्स। वेदांता, देखिए वेदांता इज वेरी एग्रेसिव इन इट्स आउटलुक नाउ, चाहे सेमीकंडक्टर हो, चाहे नॉन फेरस मेटल्स हो, फेरस हो, और जिस में बिजनेसेस में वो है, दे आर ऑल एक्सट्रीमली पॉजिटिव। और अगर ये एल्यूमिनियम और कॉपर में जिस तरह से पाबंदी लगी है, द बिगेस्ट बेनिफिशियरी अलॉन्ग विद हिंडाल्को एंड नैल्को विल बी वेदांता। तो 288, 289 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 280, 305 का फर्स्ट टारगेट। दूसरा बिग नेशनल एल्यूमिनियम, देखिए नैल्को इज अ रिजर्व, इट्स अ मैंने मिनी जायंट, और जिस तरह से उसके पास रिजर्व्स और उसकी जो इनकैशमेंट है ऑन एल्यूमिनियम इंगॉट्स, वो तो बहुत बड़ा बेनिफिशियरी है। 71.72 में लीजिए, 69 का स्टॉप लॉस, 78 का टारगेट मुझे दिखता है। और नैल्को में मैं आपको बताऊं डिविडेंड यील्ड ही 8% की है, सो दिस इज सोने पे सुहागा। ये शेयर 78 से भी 80 हो जाए कोई बड़ी बात नहीं। ओके, तो नैल्को और वेदांता ये है वो 2 स्टॉक्स जहां पर बसिन साहब की तरफ से खरीदारी करने की राय। बहुत बहुत धन्यवाद बसिन साहब ये 2 बेहतरीन पिक्स देने के लिए। और थोड़ा सा 1-2 दिन की वॉलेटिलिटी और रहेगी मार्केट में, ग्लोबल मार्केट्स के मूड माहौल के साथ। उसके बाद देखते हैं क्या कुछ होता है। आइए 78 तक के टारगेट के लिए नैल्को में भी आप कर सकते हैं खरीदारी। क्या सर रुकने का नाम ले, 6% टूट गया, रिजल्ट खराब ही है। विप्रो 6% नीचे है, एचसीएल टेक 2%, 2.5% ऊपर है। वही टॉप लूजर टॉप गेनर दोनों ही आपके आईटी हैं, वो एक स्पेक्ट्रम क्लियर दिख रहा है सर इस समय। फोकस करें अनिल जी, जो आज के नतीजे आने वाले हैं, इन्फोसिस, इसके तो नतीजे भी आएंगे, बायबैक भी आएंगे। आइए दोनों के बारे में समझते हैं, नतीजे और बायबैक। कुशल और अरमान है हमारे साथ तैयार ये समझाने के लिए। पहले तो नतीजों की जानकारी ले लेते हैं। कुशल, कैसे रहेंगे इन्फोसिस के नतीजे? देखिए इन्फोसिस के नंबर्स लार्जली फ्लैट टू स्लाइटली पॉजिटिव रह सकते हैं। मार्जिन फ्रंट पर लगभग 20.1% की मार्जिन हैं, 20.3% अब हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। इनफैक्ट अच्छी डील कन्वर्जन के बाद कंपनी की डॉलर आय लगभग 3.5% की ग्रोथ के साथ 460 करोड़ पर डॉलर पर रहने का अनुमान है। और साथ ही कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो लगभग 10.5% बढ़कर 5,920 करोड़ रुपए ये कंपनी मुनाफे के लिहाज से दर्ज कर सकती है। इंटरेस्टिंग 2 चीजें हैं। सबसे पहले तो जो गाइडेंस है, 14 से 16% कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू टर्म्स में कंपनी अपनी गाइडेंस रिटेन कर सकती है, और 21 से 23% की जो इनकी एबिट मार्जिन रही है उसकी भी हमारी एक्सपेक्टेशंस है कि उसको रिटेन करती हुई दिखेगी। और बायबैक के अनाउंसमेंट पर तो हमारे फोकस है ही। तो ये ओवरऑल अगर आप समअप करेंगे तो इन्फोसिस के नंबर्स फ्लैट टू स्लाइटली पॉजिटिव रह सकते हैं। तो ये है आपके लिए इन्फोसिस। मार्जिन्स थोड़ा हल्का सा सुधार दिखा सकते हैं, ये अच्छी बात है। ओवरऑल ग्रोथ भी देखते हैं, और गाइडेंस क्योंकि एचएल टेक की अच्छी आई है बट विप्रो की सुस्त आई है, तो इन्फोसिस की गाइडेंस काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। बट एक और बात है जिसकी वजह से इन्फोसिस के नतीजे फोकस में रहेंगे, और वो है बायबैक। इस पर पहले भी बात चल रही थी, बायबैक आ सकता है। अरमान ने कुछ कैलकुलेशंस भी की हैं। अरमान बताइए, पुराना ट्रेंड देखें तो इस बार का बायबैक कैसा रह सकता है इन्फोसिस का? जी, हमारा अनुमान ये है कि जो इस बार का बायबैक है वो बायबैक हो सकता है, जो प्राइस आए वो 1740 से 1800 के आसपास का बायबैक का भाव हो सकता है। अगर पिछली बार का ट्रेंड देखें तो हमेशा ऐसा देखा गया है कि जब ऐलान के दिन से अगर आप देखेंगे तो लगभग 18 से 21% प्रीमियम पर जो होता है कंपनी अपना बायबैक का भाव करती है, और लगभग जो उनका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और इन्वेस्टमेंट्स है जो म्यूचुअल फंड करंट असेट्स में, उनका लगभग 36 से 40% जो देखा गया है कि वो कंपनी अपना बायबैक में उपयोग करती है। अगर आप देखेंगे तो लगभग 22,000 करोड़ का इनका ये टोटल बनता है। उसके हिसाब से अगर आप 36 से 40% करें तो लगभग 8,000 करोड़ से 9,000 करोड़ का जो हो सकता है ये बायबैक हो। उसी के साथ साथ एक चीज इंटरेस्टिंग यहाँ पर देखने के लिए ये भी होगी कि अगर जैसे कि
प्रीवियस अगर आप रिसेंटली देखेंगे तो 3 बायबैक हो चुके हैं 2017 में, 19 में और 21 में। 2017 वाला जो बायबैक था वो तो टेंडर रूट के जरिए था, पर लास्ट के जो 2 बायबैक हैं वो ओपन मार्केट के जरिए हैं। तो हो सकता है कि ये वाला जो बायबैक है वो भी ओपन मार्केट के लिए हो। और एक और उसी के साथ साथ जो भी नया बायबैक का प्राइस आता है वो पहले बायबैक का जो प्राइस है उससे बढ़कर आता है। तो पहला 1150 था, फिर उसके बाद 1600 आया, फिर 1750 आया। तो हो सकता है कि ये शायद 1800 के आसपास या उससे ऊपर भी हो सकता है बायबैक का भाव। तो कम से कम बायबैक के केस में तो कंपनी प्रोग्रेस कर रही है। ये आप कह सकते हैं। जी सर। नहीं, कंपनी बिल्कुल प्रोग्रेस कर रही है। इन्फोसिस ये तो ऐसी कंपनी है जो वाकई में लगातार शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करती आई है। तो अब देखते हैं किस तरह से बायबैक आता है, लेकिन हमारा अंदाजा ये है 1740 से 1800 की रेंज में रहना चाहिए। पिछला वाला कितना बताया? 1680, 1750, तो उससे तो नीचे नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। लेट्स सी कहाँ आता है, लेकिन और इसके अलावा रिजल्ट्स पर भी रहेगी नजर। तो इन्फोसिस से आपके लिए बेहद इंटरेस्ट, लेकिन आजकल इसमें इशू वही है, ओपन मार्केट परचेज वाला होगा। मोस्ट लाइकली वही है, क्योंकि पिछले 2 लगातार उसी तरीके से हो रहे हैं। ओपन मार्केट परचेज वाले में बायबैक में आप प्राइस भले ही आगे की रखो, क्या फर्क पड़ता है? मजा नहीं आता उसमें। भाई अगर आप 1800 बोलोगे, 1800 तक खरीदेंगे, भाव तो 1450 चाहिए जितना लो, एक दिन में खत्म हो जाए। करेक्ट सर। सर्किट मार के ले लो पूरा जितना चाहिए। एग्जैक्टली। एक दिन में बायबैक ओवर हो जाए। एक दिन 2 दिन कहने का मतलब। तो टेंडर ऑफर हो ना। जी सर। इन्वेस्टर्स को तो तभी फायदा है, रिटेल होल्डर्स लेकिन को तो उसमें एक चीज और भी है दीप, टेंडर ऑफर वाले में एक मामला ये है कि कई बार है ना जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर होते हैं वो भी आ जाते हैं उसका फायदा लेने। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी को 5 साल के लिए इन्फोसिस रखना है तो उसके लिए टेंडर ऑफर हो या ओपन मार्केट परचेज हो, अल्टीमेटली ओपन मार्केट परचेज में भी शेयर के तो वैल्यू बढ़नी है बचे हुए शेयरों की, तो उनके लिए तो इनडायरेक्टली बेनिफिट होता ही होता है। उल्टा बल्कि कई बार ये कि जब टेंडर ऑफर होता है तो लोग इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करके अपना दिमाग लगा के शॉर्ट टर्म लोग भी पैसा, अब दोनों के अपने फायदे, दोनों के अपने नुकसान है। जी ठीक है, आइए करें शुरुआत 10 की कमाई करते हैं सर। आइए $17,065 ये है निफ्टी का लेवल। 60 अंकों के नुकसान के साथ 125 अंक नीचे है बैंक निफ्टी, 39,000 के आसपास, कभी ऊपर कभी नीचे का मन बनाता हुआ। और 200 पॉइंट नीचे आपको दिखेगा सेंसेक्स, डाउन बट नॉट आउट। यह है हाल। आइए 10 की कमाई की करते हैं शुरुआत। पालिया साहब बताएंगे सबसे पहले आज उनकी पसंद का 10 की कमाई का शेयर। पालिया साहब फरमाइए। नहीं जी, 10 की कमाई में जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है राइट्स लिमिटेड का। स्टॉक 362 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक में अगर ओवरऑल सेटअप देखें तो स्टॉक एक अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम एक बुलिश टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। स्टॉक में 2020 के जो प्रीवियस स्विंग हाई थे उसका ब्रेकआउट मंथली वीकली चार्ट पे देखने को मिला है, और हमें लगता है कि जिस तरीके के यहाँ पे ब्रेकआउट और नियर टर्म बेस चार्ट देखें तो एक बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक में एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम टारगेट आना चाहिए करीब 415 से लेके 425 तक के अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 335 के आसपास। तो राइट्स पे बाय करने की सलाह रहेगी 10 की कमाई। यह है आपके लिए राइट्स पर खरीदारी करने की राय। सिमी जी बताइए आपकी पसंद का शेयर। अनिल जी, मैंने चूज किया है स्टॉफ क्राफ्ट। पहले भी मैंने एक बार दिया था और मुझे लगता है कि ये स्टॉक अभी टेक्निकली भी बहुत ही शानदार फॉर्मेशन है और ये परफॉर्म भी किया था लास्ट टाइम जब मैंने दिया था। अभी 750 से 780 का टारगेट है, 690 के आसपास अभी भाव है। मुझे लगता है कि ये करंट लेवल्स 92 के आसपास है, ये करंट लेवल से खरीद कर चलने का सलाह होगा। 670 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे जो आज का डे का लो के आसपास है, तो उसी के नीचे स्टॉप लगा के होल्ड करेंगे। 750 780 ये 2 टारगेट्स है मेरा। 740 का हाई बना था 13 सितंबर को, वो हाई क्रॉस करेगा। अच्छा स्टॉक है, परफॉर्मेंस अच्छा दिख रहा है। मुझे लगता है कि 1 से 1.5 महीने के नजरिया से 750 780 का टारगेट्स के लिए स्टॉफ क्राफ्ट को खरीद कर चलना चाहिए। 750 780 के टारगेट के लिए स्टॉफ क्राफ्ट पर करें खरीदारी, ये आपके लिए राय आ रही है सिमी जी की तरफ से। स्टॉक भी आपको मोमेंटम में दिख रहा है। अगेन कंजम्पशन बेस्ड काउंटर्स आपको इस बार थोड़ा बेहतर परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। बाजार में भी वैसा ही मूव आ रहा है, जो काउंटर्स आपको मूव करते हुए ज्यादा दिख रहे हैं उनमें से ये भी आपको एक काउंटर दिखेगा। बट एक अच्छी मूव
आई है चुनिंदा स्टॉक्स में और उसमें एक बार नजर रखते हैं। डॉक्टर लाल, थोड़ी देर पहले जब सन फार्मा की बात हो रही थी तब डॉक्टर लाल भी रेडार पर आया था, वहां से और थोड़ा ऊपर आ गया है जहां तक इस काउंटर का सवाल है। सुमित जी, सन फार्मा के तो आपने मूव पकड़ी थी, डॉक्टर लाल में क्या चल रहा है सर? डेज हाई पर है, अब 3.5% ऊपर हो गया। जी, आपके लिए सवाल था सर डॉक्टर लाल पैथलैब्स पर। देखिए, डॉक्टर लाल पैथलैब के अंदर अभी 3% के आसपास का ऊपर का मूव देखने को मिल रहा है। डॉक्टर लाल पैथलैब के अंदर मेरे को लग रहा है कि फ्रेश बाइंग एक बार अवॉइड करें। स्टॉक के अंदर बाउंस बैक पुल बैक मिल रहा है, लेकिन ये मेरे को तेजी के संकेत नहीं दिख रहे हैं। पुल बैक बाउंस बैक के अंदर स्टॉक यहाँ से ऊपर में 2425 रुपए तक जा सकता है, बट ऊपर में वापस से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलना चाहिए। नीचे के अंदर स्टॉक के अंदर जो सपोर्ट है वो 2300 के पास है। 2300 का लेवल अगर टूटता है तो 2250 से 2200 रुपए तक के लेवल डॉक्टर लाल पैथलैब के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो लॉन्ग पोजीशंस बेटर रहेगा, इसके अंदर अवॉइड करें। स्टॉक का स्ट्रक्चर वीक है, पुल बैक बाउंस बैक में निकलने की सलाह रहेगी। बाउंस बैक में निकलिए, आज आपको अच्छी एग्जिट भी मिली है, 3.5% ऊपर काउंटर है, यहां पर मूव करेंगे। थोड़ी देर में जय ठक्कर भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, लेंगे उनसे उनका कैश का ऑप्शन। आइए 10 की कमाई लेते हैं राकेश जी कुणाल जी से, उनका स्टॉक बताएं सर। 10 की कमाई का स्टॉक आपका आज? देखिए दीपांशु, मैंने और राकेश जी ने 10 की कमाई के लिए चुना है नोवोको विस्टास को। नोवोको विस्टास पर हमारी खरीदारी की राय है। पहले ये स्टॉक इमामी सीमेंट होता था और बहुत जबरदस्त इसमें कंसोलिडेशन पूरा होता हुआ दिख रहा है, और हमें लगता है कि सीमेंट स्पेस पर ये जो हाल में अडानी की डील हुई है इसके बाद से पूरा फोकस आ चुका है। तो इस स्टॉक को मध्यम से लंबी अवधि के लिए खरीदा जाए तो इसमें काफी बड़ा अपसाइड बन सकता है। ओवर टू राकेश जी। दीपांशु, अच्छे स्मार्ट रिकवरी नीचे से देखने को मिल रही है, अच्छा बेस बना हुआ है, एक ब्रेकआउट 400 रुपए के ऊपर आता हुआ देखा है, नीचे में 380 390 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इन स्तरों पर हल्की फुल्की करेक्शन पर इसमें निवेश की राय है। 450 रुपए के 550 रुपए के हमारे टारगेट है, तो 550 के टारगेट के लिए इसमें निवेश करें। ओके, तो ये है आपके लिए कुणाल जी राकेश जी की तरफ से न्यूका विस्तास। ये है सीमेंट काउंटर, निर्मा ग्रुप की जो कंपनी है जिसका आईपीओ हाल ही में आया था। 450 550 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की राय। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स के दो खास मेहमानों से मुलाकात करने का। सिद्धार्थ जी और मोदी जी, आप दोनों को सुप्रभात। तैयारी है दोनों की तरफ से एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स की। तो पहले शुरुआत करें सिद्धार्थ जी आपकी लॉन्ग टर्म पिक के साथ। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। एप्कोटेक्स है लॉन्ग टर्म स्टॉक। एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज जिसका टारगेट आपको रखना है 703 का 703। अब ये लीडिंग प्रोड्यूसर है सिंथेटिक रबर लेटेक्स का। अब मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में आप देख रहे हैं कि जिस हिसाब से ट्रैक्शन बिल्ड हुआ है, मैं मानता हूं कि मैन्युफैक्चरिंग की मिड कैप कंपनियां काफी अच्छा परफॉर्म करेगी, और इसमें से ये है एप्कोटेक्स, लीडिंग प्रोड्यूसर सिंथेटिक रबर और लेटेक्स का। रेवेन्यू ग्रोथ, आई में ग्रोथ जो है 66% का उछाल, 190 करोड़ का केपेक्स करने की योजना थी कंपनी द्वारा 1 साल पहले, जिसमें से 100 करोड़ का केपेक्स ऑलरेडी कर चुकी है। 90 करोड़ का केपेक्स यही साल में अब कंप्लीट हो जाएगा, तो करीबन 200 करोड़ का केपेक्स हो जाएगा। टेक्नोलॉजी में दमदार, मैनेजमेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, एक्सपोर्ट के डिमांड्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, और हम मानते हैं कि आने वाले समय में मुनाफों में 16% से सीएजीआर ग्रोथ हो सकता है आने वाले 2 सालों में। एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज 703 के टारगेट के लिए लॉन्ग टर्म में खरीदारी। तो 3 का टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए है। सिद्धार्थ जी 24 तारीख को शाम को क्या कर रहे हैं? अनिल जी आप बोलिए, ऐलान करिए। नहीं, ऐलान क्या करना, आपका कुछ तो प्रोग्राम होगा ना। आप इतने बिजी आदमी, इतने बड़े आदमी है, कुछ तो सोचा होगा आपने। नहीं, मुंबई में हूं, वो पता है अनिल जी। कोई विशेष, कोई ऐसा अपॉइंटमेंट, कोई ऐसा खास दिन है 24 तारीख को?